वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुए थे MPH 005 इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो क्या था क्वेश्चन में, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है उनकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि मेरे चैनल पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दोस्त इग्नू से MSc फिजिक्स कर रहा है उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है उसका जो लास्ट टाइम दिसंबर में क्वेश्चन पेपर आया था वो क्या था। जो जून 2024 में एग्ज़ाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसकी डिटेल में बात की है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले पता ही होगा कि जो इग्नू की तरफ से स्टडी मटेरियल है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर बुक है वो नहीं आती, उसमें वीडियो लेक्चर ही हैं। तो आपको बुक का अरेंजमेंट खुद से करनी पड़ती है, किसी और राइटर की बुक से आपको स्टडी करना पड़ेगा। और फिर इसलिए आपको जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं ताकि आप जो अपना पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था इसका दोस्तों बेसिकली जो सबसे पहले हमारा 4 क्रेडिट का पेपर होता है। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं वो होते हैं 50। तो 50 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है पेपर वो आता है। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको 40% इसमें से आपने क्या करना होता है, स्कोर करना होता है। तो 50 में से हम कम से कम आपको 20 मार्क्स चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो मिनिमम आपने 20 स्कोर करना है 50 में से, तो फिर ये आपका 4 क्रेडिट का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो हमने क्या करने हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। तो आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की हेल्प आप ले सकते हैं। तो सिंपली है दोस्तों, आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह आपका 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द कंप्लीट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ साइकिल ऑफ पावर डायोड यूजिंग अप्रोप्रिएट डायग्राम, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल डायोड एंड पावर डायोड। ये दोस्तों 6+4, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके 6 मार्क्स हैं और जो सेकंड पार्ट है उसके 4 मार्क्स हैं। दोस्तों सिंपल एक क्वेश्चन सीधा ही आपको 10 मार्क्स का आया है। आया किससे रिलेटेड है, पावर डायोड से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें कंप्लीट आपने लिखना है कि पावर डायोड क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी डायग्राम्स क्या होती हैं, उसकी एनर्जी बैंड गैप से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स है वो क्या होती है, उसका ऑन एंड ऑफ साइकिल क्या होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर आपने इसमें ये भी बताना है कि जो नॉर्मल डायोड होती है और पावर डायोड होती है इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है, फिर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं नॉर्मल डायोड की और पावर डायोड की, इनकी एप्लीकेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसको आपने फुली डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 10 मार्क्स में सीधा पावर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और अगर दोस्तों मैं जून 2024 वाले एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें भी एक एक तो शायद पावर डायोड ही आया था और एक सोलर सेल वाला भी आया था। तो मतलब कि इससे आप एक क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपने अपना सिलेबस डिटेल में देखा है तो आपने सिलेबस में देखा होगा कि आपके सिलेबस के स्टार्टिंग में जो पोर्शन है उसमें बेसिकली नेमिंग डायोड हैं, जैसे कि अपनी पीएन डायोड होगी, पावर डायोड होगी, टनल डायोड होगी, गन डायोड होगी, बरिएक्टर डायोड होगी, इसी तरह सोलर सेल हो गया। तो जो भी नेमिंग आपके पास डायोड्स दी गई हैं उन सभी तरह की डायोड्स के लिए आपके उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसमें वाइसिंग कैसे होती है, वर्किंग प्रिंसिपल उनका क्या रहने वाला है, उसकी डायग्राम, उसका सिंबल, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसकी मेरिट डीमेरिट्स, ये सभी तरह की चीज़ें आपने सभी तरह की नेमिंग जो डायोड्स आपके सिलेबस में दी गई है उनके लिए आपने करना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सीधा ही आपको नेमिंग डायोड से पूछा जाएगा। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला कि आपको सोलर सेल का और
पावर डायोड से आया था। इस बार भी आप देख सकते हैं कि पावर डायोड का आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट दोस्तों हाईली चांस है कि आपको जो भी और डायोड बच गई हैं, जैसे कि गन डायोड, टनल डायोड, इनका क्वेश्चन अभी तक एक भी बार किसी पेपर में नहीं आया, तो आप वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हाईली चांस बन जाते हैं कि उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों इस तरह एक मुझे लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है, सीधा 10 मार्क्स में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन के दोस्तों दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। दोनों पार्ट आपके 5-5 मार्क्स के रहने वाले हैं। 5 में से जो पहला पार्ट है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ वैरेक्टर डायोड, राइट इट्स 2 एप्लीकेशंस। तो 4+1 का ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, मतलब 4 मार्क्स के लिए आपने जो हमारी बरी कैप भी बोलते हैं दोस्तों इसको, बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटेंस से इसका प्रिंसिपल होता है। वैरेक्टर डायोड क्या होती है, उसका सिंबल क्या रहने वाला है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, और उसकी वर्किंग क्या रहने वाली है, इसको आपने फुली एक्सप्लेन करना है। और फिर इसकी आपने 2 एप्लीकेशंस भी लिखनी है। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि नेमिंग डायोड से आपको एक क्वेश्चन आना है, तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड का ए पार्ट है, दोनों ही आपके जो सिलेबस का बिल्कुल फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें से आए हैं। तो जहाँ पर भी उसने जो वैरेक्टर डायोड होती है, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाली डायोड, वैरी कैप भी बोलते हैं इसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान सिंपल क्वेश्चन है जी। 5 मार्क्स का आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें से आप बड़ी इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा उसने, ड्रा एंड एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर एज हाई इंडिकेटर यूजिंग एन LDR सर्किट। दोस्तों जो बीजेटी होते हैं बेसिकली एक तो हमारे पास दोस्तों बेसिकली ये ट्रांजिस्टर हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसी तरह एक जूनी जंक्शन यूजेटी भी होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजिस्टर आपके नेमिंग ट्रांजिस्टर है, जैसे फील्ड फैक्टर ट्रांजिस्टर है फैट, इसी तरह वीजेटी है, यूजीटी है, इन सभी में से भी एक क्वेश्चन आपको आने के हाईली चांसेस है। जैसे कि लास्ट टाइम मोसफेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मोसफेट मेटल ऑक्साइड वाला, और जहाँ पर उसने जो बीजेटी होता है उसका आपने एक्सप्लेन करना है फुली, सर्किट क्या रहने वाला है, उसकी वर्किंग क्या रहने वाली है, कंस्ट्रक्शन क्या रहने वाली है, कैसे वो एम्पलीफायर एज ए लाइट इंडिकेटर का काम करता है LDR सर्किट के लिए। तो इस तरह दोस्तों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली ये VJT की एप्लीकेशन है, VJT एम्पलीफायर एज लाइट इंडिकेटर यूजिंग एन LDR सर्किट। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी दोस्तों आपके पास 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट में उसने क्या दिया है, ए है प्रूव दैट द हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिक्रीजेस बाय 6 dB पर ऑक्टेव। तो दोस्तों एक न्यूमेरिकल टाइप ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रूव करना है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेज होते हैं, बेसिकली 10 से ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी रहने वाली है ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स डिक्रीजेस बाय 6 dB पर ऑक्टेव। तो पर ऑक्टेव के हिसाब से 6 डेसिबल वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसको आपने प्रूव करना है 5 मार्क्स के लिए। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, ड्रॉ द लैंडिंग नेटवर्क ऑफ वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर क्या होता है, उसका सर्किट क्या होता है, उसके लिए ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी के लिए आपने एक्सप्रेशन एक्सप्लेन ऑब्टेन करना है। 5 मार्क्स का ये भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फर्स्ट एम्पलीफायर से रिलेटेड और सेकंड ऑक्सीलेटर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट, दोनों पार्ट 5-5 मार्क्स के। ए पार्ट क्या है, डिजाइन एंड ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजाइन एंड ओप एम्प बेस्ड सर्किट टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन है 2x + 3y = 13 -x + y = 1। इसका हमने दोस्तों ओप एम्प जो सर्किट है उसको हमने ड्रॉ करना है और फिर इसको सॉल्व करना है x और y के लिए। दोस्तों
आपको मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो वाला है। तो अगर आपने अपनी असाइनमेंट ध्यान से पढ़ी है, ध्यान से उसको सॉल्व किया है या खुद से बनाई थी, तो वही वाला सेम क्वेश्चन आपको पेपर में उसने पूछ लिया है दोस्तों। इसलिए मैंने अपनी सभी वीडियोस में मैंने बात की है कि जो असाइनमेंट्स है ना वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। खुद से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में भी उसकी हेल्प होगी। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको बिल्कुल असाइनमेंट से सेम आया है। तो अगर आपने अपनी असाइनमेंट की तैयारी अच्छे से की तो आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप इसको अटैम्प्ट कर सकोगे। बी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ यूजेटी। तो जैसे दोस्तों मैंने बोला था ना ऊपर भी कि जो ट्रांजिस्टर्स है नेमिंग, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। यूज ऑफ यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, हाउ कैन इट बी यूज एज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी साथ जनरेटर। तो हमने यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर अपने एक्सप्लेन करना है। इसका फुली वर्किंग यूज क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है साटूथ जनरेटर के लिए। तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स स्कोर करे जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मैंने देखा है कि अभी तक इग्नू एमएससी फिजिक्स के लिए 2 टाइम्स ही एग्ज़ाम हुए हैं। एक तो जून में हुए थे 2024 में और एक दिसंबर 2024 में, क्योंकि ये एक न्यू कोर्स है। अभी आगे चलकर जो एग्ज़ाम होने हैं वो जून 2025 में होने हैं। तो बात ये है कि जैसे कि आपको पता है कि इग्नू के अगर किसी को इग्नू का एक्सपीरियंस है तो उनको पता होगा कि जो इग्नू के पेपर आते हैं वो जनरली इग्नू की तरफ से जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उसी में से तकरीबन आते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति की इग्नू की बुक आई है तो अब बुक के जो भी उसमें बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं, टर्मिनल क्वेश्चन दिए गए हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी को आपने ध्यान से करना है क्योंकि उसी में से ही जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर मैं बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो स्पेसिफिक बुक इग्नू की तरफ से आई नहीं, उन्होंने वीडियो लेक्चर्स ही डाले हैं। तो उसके इसमें आपने क्या करना है, जो भी अभी तक असाइनमेंट्स आई है, मैं आपके लिए जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी तक 2 असाइनमेंट क्वेश्चन आए हैं। एक तो जो जिन्हों बच्चों ने जून 24 में अपीयर हुए थे उनके लिए थे, और फिर एक अभी जो जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया स्टूडेंट्स ने, उनके लिए जनवरी 2025 में असाइनमेंट आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन असाइनमेंट्स में भी कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चंस हर एक असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके पास 10-10 क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चन आपके पास बन जाएंगे जो कि आपके असाइनमेंट में है। और फिर आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 8-10-15 क्वेश्चन वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा जाए, आपका मार्क्स अच्छे आए इस पेपर में, तो आपको क्या करना है, एक तो जो असाइनमेंट्स आई हैं उनके क्वेश्चंस बड़े ही ध्यान से आपने खुद से सॉल्व करने हैं। और फिर सेकेंडली आपने क्या करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। दोस्तों 50 से 60% जो पेपर है ना वो डेफिनेटली जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं में से आ जाएगा, क्योंकि ऐसे न्यू क्वेश्चन फ्रेम करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। वैसे भी जो असाइनमेंट होती है ना वो पूरा सिलेबस ही कवर कर जाती हैं, उसमें कुछ वो छोड़ते नहीं हैं। और फिर एक क्वेश्चन पेपर भी हो गए। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि आप जो असाइनमेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चन बहुत ध्यान से करें, तो फिर आपका जो पेपर है वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकोगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन हमारा सीधा 10 मार्क्स का है। क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ सीरीज रेगुलेटर। हाउ कैन कांस्टेंट करंट लिमिट इम्प्लीमेंटेड इन दिस रेगुलेटर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन एंड फोल्ड बैक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारा सीरीज रेगुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन जो जून 2024 में है उसमें आया था शायद शंट रेगुलेटर से रिलेटेड, शंट रेगुलेटर, यस। तो आप देख सकते हैं कि सीधा 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया कि जो सीरीज रेगुलेटर होता है उसकी हमने फुली एक्सप्लेन करना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उसकी सर्किट डायग्राम क्या रहेगी, और फिर इसमें कैसे कैसे करंट लिमिट इम्प्लीमेंट होती है उसको हमने फुली एक्सप्लेन करना है।
और फिर हमने एक डिफरेंस बताना है कि जो कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन है और फोल्ड बैक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 10 मार्क्स में आपको सीरीज रेगुलेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट टाइम मैंने बोला कि शंट रेगुलेटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम क्या है, फेज लुक लॉप से रिलेटेड है, पीएलएल से रिलेटेड। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों लास्ट टाइम भी आया था जून में भी। वही मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि रिपीट होते जाते हैं क्वेश्चन, बस किसी में कुछ पूछ लिया किसी में कुछ पूछ लिया, टॉपिक वही होता है सेम ही। क्वेश्चन से पहले दोस्तों एक बात बताता हूँ कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है ना, जो भी आपको पूछ लिया उसने, आपने सिंपली 3-4 चीज़ें तो करनी करनी है। एक तो सर्किट डायग्राम, और एक आपने उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी डायग्राम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, उसमें उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। फिर उसकी एप्लीकेशंस, मेरिट, डीमेरिट, ये आपने सभी चीज़ें ये तो आपने करनी ही करनी है। और फिर अगर किसी टॉपिक में करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बेसिकली सभी में करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये कैसे कैसे बिहेव करता है, उसमें ग्राफ वगैरह प्लॉट होते हैं, तो वो चीज़ें आपने डेफिनेटली हर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करनी ही करनी है, क्योंकि उसी में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म लॉक रेंज एंड कैप्चर रेंज विद द रेफरेंस टू पीएलएल, फेज लुक लोप बोलते हैं इसको। वाई इज़ द कैप्चर रेंज स्मॉलर दैन द लॉक रेंज। तो हमने जो पीएलएल के लिए दो टर्म जो होती हैं, लॉक रेंज क्या होती है और कैप्चर रेंज क्या होती है, उसको उसमें उसके में क्या डिफरेंस है, जो वो क्या होता है, इन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है। और फिर हमने एक एक्सप्लेन करना है कि वाई इज़ द कैप्चर रेंज स्मॉलर दैन द लॉक रेंज। तो जो कैप्चर रेंज होती है वो स्मॉल होती है लॉक रेंज से, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों सिंपल बात है, पीएलएल की जो टाइप्स हैं उसमें टाइप नहीं, बेसिकली हम उसकी वर्किंग में आ जाता है कि ये कैसे कैसे काम करता है। दो तरह से ये काम करेगा, लॉक रेंज में और कैप्चर रेंज में, तो उसको हमने फुली एक्सप्लेन करना है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। बी पार्ट में देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ओप एम्प वेस्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। दोस्तों आपकी बुक में ऐसा ही एक और सिलेबस था, मोनोस्टेबल, शायद डाइस्टेबल, ट्राइस्टेबल, ऐसे कुछ जिसके पीछे स्टेबल आता है, ऐसे तरह के मल्टी वाइब्रेटर, बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको जून में भी एक क्वेश्चन आया था और एक अभी क्वेश्चन आया है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं दोस्तों मल्टी वाइब्रेटर की। लास्ट टाइम भी एक पूछी गई थी, एक इस बार पूछी गई थी, तो डेफिनेटली एक जो टाइप है वो आगे आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आपने मल्टी वाइब्रेटर वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से करना है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। चलिए देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन बेसिकली जो हमारे डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ड्रॉ ए सर्किट ऑफ 4 बिट R2R लैडर नेटवर्क डीएसी, तो यूजिंग एन ओप एम्प। हमने एक सर्किट ड्रा करना है 4 बिट R2R लैडर नेटवर्क के लिए, डीएसी के लिए। स्टेट्स इज एडवांटेज ओवर वेट रजिस्टर डीएसी। तो हमने एक सर्किट ड्रा करना है 4 बिट का R2R लैडर नेटवर्क के लिए, और फिर हमने इसका एडवांटेज बताना है कि वेटेज रजिस्टर से इसका क्या एडवांटेज रहेगा लैडर नेटवर्क वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दोस्तों ये काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आपने इसमें अच्छे से तैयारी की है तो फिर आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, बस अगर एक बार ये 2 टॉपिक ध्यान से कर लिया, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी अगर आपने नेटवर्क ड्रा करना है डीएसी के लिए या एडीसी के लिए, तो उसका क्या फंडा रहता है। तो इस टॉपिक को आप डेफिनेटली कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर टेक्निक्स यूज फॉर इम्प्रूवमेंट द सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो SNR, बेसिकली SNR का टॉपिक जी आपको दोस्तों कहाँ से मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना वीडियो के इस पोर्शन को। दोस्तों जे वाला टॉपिक ना, जो इग्नू की तरफ से PDF उन्होंने अपलोड की है ई ज्ञान कोश पोर्टल पर, उसमें बेसिकली तो वीडियो लेक्चर्स के लिंक ही है, लेकिन उसमें एक PDF है, शायद 5वीं या 6वीं PDF होगी, इसमें से मुझे डेफिनेटली अभी याद नहीं है कौन सी है। एक PDF में 10-12 पेजेस दिए गए हैं जिसमें जे वाला टॉपिक कवर किया गया है, SNR रेशो का, सिग्नल टू नॉइस रेशो का वाला टॉपिक। सिग्नल टू नॉइस रेशो बेसिकली दोस्तों क्वालिटी से रिलेटेड है कि जो क्वालिटी कोई भी सिग्नल है
उसमें नॉइज़ कितनी है। जितनी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, मतलब सिग्नल जितनी नॉइज़ कम होगी तो उतना ही हम बोल सकते हैं कि सिग्नल है अच्छा क्वालिटी का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको SNR रेशो से हम डिनोट करते हैं। तो इसकी इम्प्रूव करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स होती है, एक तो हार्डवेयर टेक्निक्स होती है और एक होती है सॉफ्टवेयर टेक्निक्स। और दोस्तों जो हमारे लास्ट टाइम एग्ज़ाम था जून में, उसमें उसने हार्डवेयर टेक्निक्स के बारे में पूछा था, और अभी जो एग्ज़ाम है इसमें उसने सॉफ्टवेयर टेक्निक्स के बारे में पूछ लिया। तो इस तरह दोस्तों आप ये वाला जो टॉपिक है SNR वाला, ये इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसमें से आपको ये मिल जाएगा, और ये एक आसान टॉपिक है और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कवर करना है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विद द ब्लॉक डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एक पोर्शन है जिसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर 8085 इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन दोस्तों लास्ट टाइम भी आया था, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड भी आया था। तो दोस्तों इस टॉपिक को आपने कवर करना है। बेसिकली ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है उसकी ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है, क्या होती है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन रजिस्टर्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा और लास्ट क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी आपने डेफिनेटली ध्यान से करना है। और फिर इसका बी पार्ट में क्या है, राइट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंट्रोलर 8085। तो हमने एक लैंग्वेज प्रोग्राम हमने डिज़ाइन करना है, प्रोग्रामिंग कोडिंग में बेसिकली इसको हमने लिखना है। उसने क्या प्रॉब्लम दी गई है, एवरेज टू 5 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर्ड फ्रॉम रैम लोकेशन 40H एंड स्टोर द रिजल्ट एट रैम लोकेशन 35H। तो हमें डायरेक्टरी दी गई है दोस्तों, हमने एक एवरेज निकालनी है 5 बाइट्स ऑफ डाटा की। कहाँ पर वो स्टोर किया गया है, 14H लोकेशन पर स्टोर किया गया है। और फिर जो इसका जहाँ से हमने डाटा मतलब पिक करना है, ऐसा हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है असेंबली लैंग्वेज में। और फिर इसको जो रिजल्ट आएगा उसको हमने कहाँ स्टोर करना है, 35H के लिए। तो दोस्तों अगर आपने जे वाला टॉपिक किया ना 8085 वाला, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी कमांड जो होती हैं, उन कमांड्स के क्या क्या यूज होते हैं। जैसे एवरेज कमांड, सम कमांड, ऐसे बहुत सी है ऐसे मतलब 40-50 कमांड्स होगी, जिससे आपको पता होगा कि ये क्या फंक्शन करती है, कैसे हम इनपुट पहले लेनी है, फिर हमने जो भी ऑपरेशन उसने पूछा, जैसे एवरेज ऑपरेशन पूछा है, उसको हमने कैसे इस पर लगाना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हमने कैसे रिजल्ट को लेना है और कहाँ पर स्टोर करना है। ये सभी तरह की चीज़ों के लिए तो आपको जो प्रोग्रामिंग है और उसमें कोड्स दिए गए हैं, प्रोग्राम्स के कमांड्स दी गई हैं, उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर आपको वो रिमेंबर होगी तो फिर बड़ी इजीली आप जो एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली ये प्रैक्टिस से आ जाता है। तो अगर आपने एक तो प्रोग्राम खुद से लिख कर देख लिए तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकोगे। तो दोस्तों इस तरह ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो देखो ये 8 क्वेश्चंस आपको आए हैं पेपर में, इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, एक तो हर क्वेश्चन में पहले ही 2-2 पार्ट हैं, 2-2 पार्ट में भी आगे बहुत सी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कम से कम 2-3 पेजेस में आपका कवर होगा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपका लेंथी सिलेबस रहेगा। तो इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास टाइम भी इसमें कम रहेगा क्योंकि लेंथी पेपर होगा। तो आपने 8 में से कोई 5 क्वेश्चन है जो वो अपने अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो अगर जे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करता क्वेश्चन पेपर, तो इसमें एक तो मैं डेफिनेटली फ़र्स्ट क्वेश्चन करता क्योंकि ये सीधा 10 मार्क्स का है, आसान भी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फंडा नहीं है, तो ये मैं कर सकता था। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों मुझे इजी लगा, इसको भी मैं बड़ी आसानी से कर देता। और फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर लेता क्योंकि ये भी असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है।
और इसी तरह हमारा जो 6th क्वेश्चन है PLL वाला और मल्टी वाइब्रेटर वाला, ये आसानी से हो जाता। और 7th क्वेश्चन डेफिनेटली बड़ी आसानी से मैं कर सकता था। और फिर हम आप पहुँचते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो भी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें से 8 में से 6 क्वेश्चन अच्छे से आते थे, दूसरे भी आते थे लेकिन पूरे मैं उसमें श्योर नहीं था। तो इसलिए मैं 5 क्वेश्चन इसमें बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकता था। तो दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक सुनिए। और मैंने एक वीडियो और भी डाला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कैसे कैसे आपने उसकी तैयारी करनी है, उसके मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और दोस्तों डेफिनेटली होपफुली जो भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो इग्नू से एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं या आगे उनका करने का मन है तो उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।